हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा सेट्स है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन इस कंप्लीट वीडियो में करेंगे। आप इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझिए, स्टेप बाय स्टेप इसकी डेफिनेशंस भी क्लियर करेंगे। हमने हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे तैयार किए हैं, उन डेफिनेशंस को मैं विद एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। आप अगर ये इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आपको चैप्टर के अंदर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट फील नहीं होगा। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड्स हो, आपके जूनियर्स हो, अगर 10th क्लास में हो तो इस चैनल का रेफरेंस दें, क्योंकि यहाँ पे मैंने 10th क्लास का कंप्लीट सिलेबस करवाया हुआ है। आगे हम क्लास 11th का भी अभी पूरा कंप्लीट सिलेबस करेंगे और 12th क्लास का भी करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नाम है सेट्स, सेट्स के बारे में पढ़ते हैं हम। सेट्स होता क्या है, डेफिनेशन पे चलेंगे। सबसे पहले सेट्स है क्या? इट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड। एक जैसा डेटा हो या ऑब्जेक्ट्स हो, उनके कलेक्शन को, समूह को क्या कहते हैं हम? सेट बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अगर हमारे पास कार्ड्स है, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उनका पैक होता है कंप्लीट 52 कार्ड्स का, उसको क्या बोला जाएगा? एक सेट बोला जाएगा। नेक्स्ट क्या है? ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से लेस ओड नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, हम ए सेट जो लिखेंगे उसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे? 1, 3, 5 और 7 और 9, ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एक सेट कहलाएगा, जिसके अंदर की क्या है, हमारी सारे के सारे ओड नेचुरल नंबर हैं लेस देन 10। नेक्स्ट बात करते हैं वोवल्स ऑफ इंग्लिश। अल्फ़ाबेट जो हैं AEIOU फिक्स है, कोई चेंज नहीं कर सकता इनको। सभी क्या कहेंगे कि वोवल्स जो है कौन से हैं? AEIOU। ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, इनका भी क्या होगा? एक सेट होगा। सारी की सारी इंडिया की जो रिवर्स हैं उनको क्या करेंगे? एक ऐसे ही सेट में लिख देंगे इस तरीके से। मान लिया B इज इक्वल टू क्या है, कोई सेट है, इसमें रिवर्स ऑफ इंडिया है, जैसे गंगा होगी, यमुना होगी। इस तरीके से क्या करेंगे? कोमा लगा के हम इन सेट्स को लिखते चले जाएंगे। तो ये क्या बन गया? हमारा एक सेट कहलाएगा। अब बेटा ध्यान से समझना, इसकी एक डेफिनेशन और बनती है। इसको और क्या कहते हैं? इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या कहते हैं इसको? इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा। यहाँ पे इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? मतलब जिस डेटा को हम अच्छे से डिफाइन कर सकें, मतलब उसको अच्छे से एक दूसरे को समझा सकें, मतलब एक बंदे से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे वो डेटा वेरी ना करे, चेंज ना हो, उसको क्या कहेंगे हम? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा बोलते हैं। दूसरी चीज क्या होती है? सेट्स के अंदर जो भी डेटा होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अगर वो काउंटेबल हो, जिसको हम काउंट कर सकें, तो उसको भी क्या कहेंगे? हम सेट्स बोलेंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। जैसे अगर मान लिया मैं आपको कह दूं कि टॉप स्टार्स ऑफ ए फिल्म इंडस्ट्री। अब मान लिया मेरी कोई अलग थिंकिंग हो सकती है, मैं किसी को अलग को सुपरस्टार मानता हूं, कोई टॉप स्टार जो है मैं किसी अलग को मानता हूं, आप किसी और को मानते हो, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि अलग पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है, वो वैल्यू वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, तो उसको हम सेट के अंदर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट चीज होती है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे जो भी हम सेट लिखते हैं, इसको हम क्या करते हैं? एक अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये सेट था, इसको डिनोट कर दिया मैंने कैपिटल A से, ये सेट था, इसको डिनोट कर दिया कैपिटल B से। तो यही चीज है कि हमेशा किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल लेटर से उसको क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी चीज क्या होती है? जो भी उसके अंदर डेटा होता है या एंट्री होती है या भी हमारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनको किस में लिखा जाता है? स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोल दिया ए कोई सेट है जिसके अंदर क्या है? हमारे वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो उसको क्या लिखेंगे? AEIOU, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल लेटर्स में आएंगे, और जो नोटेशन होगी सेट की वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम कैपिटल A से। आई होप ये चीज क्लियर हो गई है आपको। अब बेटा जो सेट होता है उसको हम दो तरीके से और लिखते हैं, मतलब 2 फॉर्म्स होती हैं जिसको हम, जो हमारा सेट होता है उसको हम राइट डाउन कर सकते हैं। वो हमारी होती हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो होती है हमारी बेटा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं। दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब पहले रोस्टर फॉर्म देखते हैं, रोस्टर फॉर्म होती क्या है। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमाज एंड आर एनक्लोज्ड विद इन द मिडल ब्रेसेस।
मतलब जो भी हमारा डेटा होगा, जो भी हमारी एंट्री होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगी, उनको हम क्या करेंगे, मिडल ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। दूसरी चीज, उन डेटा को हम सेपरेटेड बाय कोमाज लिखेंगे। एग्जांपल के तौर पे अभी मैंने लिखा था तो ए सेट था वो AEIOU, तो इस तरीके से जो लिखा मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे बेटा, रोस्टर फॉर्म बोलेंगे या फिर टेबुलर फॉर्म बोलेंगे। ये चीज आपको क्लियर है, रोस्टर फॉर्म होगी या फिर टेबुलर फॉर्म होगी। नेक्स्ट चीज होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। जो हमारा डेटा होता है ना, उसको उसकी प्रॉपर्टीज के थ्रू बताना, उसकी प्रॉपर्टीज के थ्रू क्या करना, उस डेटा को डिफाइन करना। ध्यान से देखते हैं, एक बार डेफिनेशन देखेंगे इसकी। देखो यहां पे डेफिनेशन क्या है बेटा, डिफाइनिंग ए सेट बाय ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स एलिमेंट हैव। जो भी इसके एलिमेंट या ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो जो प्रॉपर्टी रखते हैं उसके थ्रू किसी सेट को डिफाइन करना क्या कहलाएगा, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। एग्जांपल के तौर पे ए सेट था हमारा, उसके अंदर क्या थे, अल्फाबेट्स AEIOU ये थे हमारे। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये हैं क्या। हमने पता है कि ये सारे के सारे क्या हैं, वोवल्स। तो इनको क्या करेंगे, इनकी प्रॉपर्टी के थ्रू लिख देंगे। कैसे, A=X:(X इज ए वोवल ओ इन इंग्लिश। तो X:(X इज ए वोवल इन इंग्लिश। तो ये क्या होगी इसकी प्रॉपर्टी कि X के अंदर जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सभी क्या होंगे, हमारे वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट होंगे। तो ये क्या होगी, इनकी इन सब की प्रॉपर्टी होगी। तो प्रॉपर्टी के थ्रू किसी चीज को डिफाइन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, सेट बिल्डर फॉर्म। और सिंपली उनको कोमाज से सेपरेट करके लिख देंगे उन एलिमेंट्स को डायरेक्टली, तो उनको क्या कहेंगे हमें, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब बेटा ये लिखा कैसे जाता है, अब यहां पे लिखते हैं हम X:(X इज ए वोवल इन इंग्लिश। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जिससे हम अपने सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ सेट बाय ए सिंबल। किसी भी सिंबल से हम क्या करते हैं, एक सेट को अपने को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज आती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं X=Y+2, X=Y+2, तो यहाँ पे क्या होता है, Y=1 होगा तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। Y की वैल्यू 2 होगी तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या आती है, ये सारी वैल्यूज किसके अंदर जाती हैं, X के। तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, इनको हमने क्या कर लिया, रिप्रेजेंट कर दिया एक सिंबल से X से, कि X के अंदर ये सारी वैल्यूज होंगी। फिर उसके बाद आता है हमारा कोलोन से फॉरवर्ड होती है। इसके बाद हमारा क्या होता है, कोलोन आता है। कोलोन के बाद क्या होता है, उसको हम डिफाइन करते हैं कि X के अंदर क्या आएगा, X इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो X के अंदर क्या आएंगे, हमारे वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट आएंगे, जो क्या बताएगा, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स को बताएगा। इस तरीके से हम लिखते हैं अपने सेट को। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपनी डेटा बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। अब ये चीज होती है कि हमारा जो डेटा है सेट से बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता है, इस चीज को देखेंगे। सबसे पहले एग्जांपल लेके चलेंगे। मान लिया कोई भी एक सेट है A=, यही एग्जांपल लिया था हमने, AEIOU, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, हमने कोई भी एक सेट ले लिया, मान लिया मैंने बोल दिया कि A जो है इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, A बिलोंग्स टू A। ये किसका सिंबल होता है, बिलोंग्स टू का, कि A जो है इसके अंदर, A सेट के अंदर लाई करता है, तो उसको क्या कहेंगे हमें, बिलोंग्स टू। अगर मैं कह दूं कि B जो है इसके अंदर, A के अंदर लाई करता है या नहीं है, तो ये क्या लिखा जाएगा, B नॉट बिलोंग्स टू, मतलब इसको वर्टिकली क्रॉस कर देंगे, B नॉट बिलोंग्स टू A। तो यहां पे क्या आ जाएगा कि B जो है वो A के अंदर नहीं है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई आपको, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपनी एम्प्टी सेट की। किसकी बात करेंगे, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम क्या क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर ना हो उसको कहेंगे हम एम्प्टी सेट, मतलब कोई भी डेटा जिसके अंदर ना हो। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे क्या लिया है मैंने एग्जांपल, A=X:(X इज ए इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर
अकेला 2 ऐसा होता है जो इवन प्राइम नंबर होता है। 2 से बड़े जितने भी हमारे प्राइम नंबर होंगे ना, वो सारे के सारे ओड होते हैं। तो कोई भी डाटा नहीं हुआ ऐसा तो 2 से बड़ा हो और इवन प्राइम नंबर हो, ऐसा होता ही नहीं। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एम्प्टी सेट में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। ये सिंबल होता है बेटा हमारा एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का। या तो इस तरीके से लिख दो, या फिर क्या करो, मिडल ब्रेसेस को ब्लैंक छोड़ दो। ये भी दोनों क्या हो जाएंगे हमारे एम्प्टी सेट। अगर मान लिया बेटा मैंने इस मिडल ब्रेसेस के अंदर 5 लिख दिया तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि ब्रेसेस के अंदर हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट आया हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं, हम एम्प्टी सेट कहते हैं, जिसके अंदर कोई भी डाटा न हो। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। नेक्स्ट बात करेंगे अपने बेटा, 2 टाइप के सेट होते हैं हमारे, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। कौन कौन से हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट देखेंगे क्या है, दिस इज ए सेट इन विच वी कैन काउंट ऑल द डेटा एंड ऑब्जेक्ट्स। जिसके अंदर क्या कर सके, हम सारे डेटा को अच्छे से काउंट कर सकें, उसको कहते हैं हम फाइनाइट सेट। और जिसके अंदर हम डेटा को काउंट ना कर सके उसको कहते हैं हम इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अभी मैंने देखा था वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, AEIOU। मैं भी यही बताऊंगा, किसी और से पूछोगे वो भी यही बताएगा, आपसे पूछेंगे तो आप भी यही बताओगे। तो ये काउंटेबल भी होगे और क्या होगे, वेल डिफाइंड भी होगे, तो इनको कहेंगे फाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसको हम काउंट ना कर सकें। अब मैं बोल दूं बेटा आपको, मान लिया ये एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट बताओ कितने हैं। मान लिया मैंने 10 ड्रॉ कर लिए, ठीक है, आपने इस पे 15 ड्रॉ कर दिए, किसी और ने क्या किया, इस पे 20 ड्रॉ कर दिए। तो अलग अलग हो सकते हैं, मतलब सब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, और हम इस पे काउंट भी नहीं कर सकते इसके ऊपर पॉइंट्स को। कोई कितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर क्या कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है। तो इसको क्या कह देंगे हम, इनफाइनाइट सेट कह देंगे। जिस वैल्यू को हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या कहलाएगा, हमारा इनफाइनाइट सेट। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आता है हमारा इक्वल सेट की बात करते हैं। यहां पे क्या है, कंसिडर 2 सेट A एंड B। 2 सेट हम मान के चलेंगे कोई भी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट B, अगर A के अंदर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट्स B के अंदर हैं, और B के अंदर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट A के अंदर है, तो उन दोनों सेट्स को हम क्या बोल देंगे बेटा, इक्वल सेट बोल देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे A सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। B एलिमेंट है, उसके अंदर क्या कर दिया, B सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, 8 6 4 2। इस तरीके से लिखे हुए हैं। अब यहां पे देखते हैं बेटा, 2 इसमें भी है, इसमें भी, 4 इसमें भी, इसमें भी, 6 6 8 8, सारे के सारे एलिमेंट सेम है। तो हम क्या लिख देंगे, A इक्वल टू B, मतलब ये क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल सेट हो जाएंगे। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वल सेट के बाद बेटा हम बात करेंगे सबसेट की। किसकी बात करेंगे, सबसेट। डेफिनेशन देखेंगे, ए सेट A इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ सेट B। एक सेट A है हमारा, उसको हम B का सबसेट कब कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। A के एलिमेंट किसके अंदर हो, B के अंदर भी सारे के सारे प्रेजेंट होने चाहिए, तो A को हम बोल देंगे सबसेट ऑफ B। एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। A सेट मान लिया बेटा, A सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट्स हैं A के अंदर। B सेट को ही मानना हमने, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहां पे क्या कहेंगे बेटा, A जो है वो सबसेट है B का। सबसेट को की नोटेशन होती है, इसको इससे बोलते हैं सबसेट। C से रिप्रेजेंट करते हैं हम सबसेट को। ये C की तरह ही सिंबल होता है, एग्जैक्टली C नहीं होता, ये सबसेट का सिंबल होता है। अब यहाँ पे देखो बेटा, A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो A जो होगा इसका सबसेट है। सबसेट मतलब इसके अंदर आता है। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं B जो है वो सबसेट ऑफ A है या नहीं है, आप सोचो इस बात को कि B के एलिमेंट सारे A के अंदर हैं, नहीं है। 6 और 7 तो इसके अंदर है ही नहीं है, तो बेटा क्या होगा, B जो है वो सबसेट ऑफ A नहीं है। तो इसको हम क्या कर देंगे, वर्टिकली क्रॉस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसका सिंबल हो जाएगा, नॉट ए सबसेट। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। यहाँ पे एक और बात देखेंगे हम, जो फाई होता है ना हमारा, फाई क्या होता है, नल सेट,
या वॉइड सेट, ये क्या होता है, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट हो बेटा, फाई उसका एलिमेंट होता ही होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फाई जो है सभी का सबसेट होता है, कोई भी सेट हो उसका सबसेट क्या होगा, फाई जरूर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा हमारे प्रॉपर सबसेट की, सुपर सेट की और सिंगलटन सेट की। ये हमारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, इन पे सिंगल सिंगल एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी हम सेट के चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, उस एग्जाम्पल से हम तीनों चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। देखो यहाँ पे ए सेट लिया बेटा, उसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स ले लिए हमने। बी सेट लिया, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स ले लिए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, ए जो है वो बी का सबसेट है या नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या ए इक्वल टू बी है, नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 5 नहीं है, यहाँ पे 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी। अब इसकी डेफिनेशन समझेंगे। सबसे पहले ए जो है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए जो था बी का सबसेट है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो ए क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एंड बी इज सुपर सेट ऑफ ए, क्योंकि बी तो इससे बड़ा हो गया ना, जिसके अंदर इसके सारे के सारे एलिमेंट है, तो ये सुपर सेट बोला जाएगा। सुपर सेट मतलब जिसके अंदर दूसरे सेट्स के एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसको क्या कहेंगे, सुपर सेट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए जो होगा वो क्या होगा बेटा, प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, और जो बी होगा हमारा वो क्या कहलाएगा, सुपर सेट। सुपर सेट के अंदर प्रॉपर सबसेट के एलिमेंट से प्रेजेंट होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सिंगलटन सेट। नाम से ही पता लग रहा है हमें, सिंगलटन मतलब क्या है, सिंगल वैल्यू, जिसके पास ओनली वन वैल्यू हो उसको कहेंगे हमें सिंगलटन सेट। अकेला घूम रहा है बेचारा, तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट आ गया बस ओनली ए, छोटा ए डाल दिया। बी सेट है, उसके अंदर आपका दिल कर रहा है, मान लिया 1 डाल लूंगा मैं, तो ये भी क्या हो गया हमारा सिंगलटन सेट। मतलब अकेला घूम रहा हो, किसी के साथ पेयर ही नहीं है बेचारे का, अकेला घूमे, जैसे सिंगल होते हैं वैसे ही, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा सिंगलटन सेट। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी इंटरवल्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके सिलेबस में इंटरवल्स। बच्चों को क्लियर ही नहीं होती है कि इंटरवल्स होते कैसे हैं। ओपन इंटरवल होता है और एक क्लोज इंटरवल होता है। यहाँ पे लेके चलेंगे हम, एक एग्जाम्पल लेके चलूंगा। यहाँ पे मैंने वैसे रिप्रेजेंटेशन बताई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको कॉपी में एक बार रिप्रेजेंट कर लेना, साथ में नोट कर लेना। बाद में इसका एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको अच्छे से क्लियर कराता हूँ कि ये इंटरवल्स, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल होते क्या हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक इंटरवल की बात करते हैं। अब इंटरवल जो होते हैं हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा ओपन इंटरवल बेटा, और एक होता है हमारा क्लोज इंटरवल। एक ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल। मान लिया आप कोई भी एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लो, एक्स वेरिएबल ले लिया हमने, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमने वैल्यू रखनी है 1 से लेके 2 तक। कहां तक का वैल्यू आनी चाहिए हमारी एक्स की, 1 से लेके 2 तक। अब ये चीज को देखो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले बनाते हैं हम क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल बना लिया हमने 1 से 2, एक्स की वैल्यू जो है 1 से लेके 2 तक, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां पे क्लोज इंटरवल है तो मतलब जो होगा एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या होगी 1, और ग्रेटर देन इक्वल मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उसकी 2। मतलब वैल्यू जो होगी एक्स की वो 1 से स्टार्ट होके कहां तक आएगी बेटा, 2 तक आएगी। इक्वल टू का साइन लगाया है तो इसका मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल में ये वैल्यू जो है ना 1 और 2 ये भी हमारी काउंट होंगी। एक्स की वैल्यू मतलब 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और इनके बीच की भी वैल्यू हो सकती है। ये मतलब होता है हमारा क्लोज इंटरवल का। और क्लोज इंटरवल को हम बड़ी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, बिग ब्रैकेट से, बिग ब्रेसिस से यूज करते हैं हमें क्लोज इंटरवल को। अब बात करते हैं ओपन इंटरवल की। एक्स की वैल्यू जो है मान लिया ओपन इंटरवल डाल दिया 1 से लेके 2 तक, क्या है 1 से लेके 2 तक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी 1 से और 2 तक जाएंगी, और सिंबल क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी और लेस देन क्या होगी 2। अब बेटा देखो यहाँ पे मैंने
क्लोज इंटरवल में क्या लगाया था, इक्वल टू का साइन। यहाँ पे इक्वल टू का साइन मैंने नहीं लगाया है, मतलब जो x की वैल्यू है वो ना तो इक्वल टू 1 हो सकती है कभी भी, और ना ही इक्वल टू वो क्या हो सकती है 2। हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, मतलब 1.01 से स्टार्ट हो जाएगी और 2 से थोड़ी सी वैल्यू कम, मतलब 1.99 समथिंग तक वो क्या रहेगी वैल्यू, मतलब एग्जैक्टली 2 और 1 नहीं हो सकती। बस ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसको और कैसे लिख देते हैं, कई बार एक ओपन एक क्लोज भी लिखा मिल जाता है। यहां से मान लिया ओपन बना दिया, यहां क्लोज बना दिया, वैल्यू डाल दी 1 से 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x। जहां पे ओपन इंटरवल हो वहां पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाना है हमें, तो क्या बन गया 1 लेस देन, यहाँ पे क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 2। इस तरीके से बनाना है। ऐसे अगर दिया मिल जाए आपको तो इस तरीके से ओपन क्लोज आप बना सकते हो, इस तरीके से दिया मिल जाए तो इस तरीके से बना सकते हो। ध्यान क्या रखना है, क्लोज इंटरवल पे इक्वल टू का साइन आएगा, ओपन इंटरवल पे इक्वल का साइन नहीं आएगा। मतलब अब x की वैल्यू हमेशा मतलब नॉट इक्वल टू 1 होगी, 1 नहीं होगी, 1 से आगे से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 1.01 से स्टार्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली 2 हो सकती है, मतलब x की वैल्यू 2 पॉसिबल है। समझ में आ गई। इस तरीके से लिख रखा हो, मान लिया यहां से क्लोज 1,2, यहां ओपन, तो इसको कैसे लिखेंगे, x यहां पे लेस देन इक्वल टू 1 और यहां पे क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 2। x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 2 से थोड़ी सी कम, 1 से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब x की वैल्यू 1 हो सकती है, बट x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 होगी, मतलब थोड़ी सी कम रहेगी 1.99 समथिंग तक। इस तरीके से आप ओपन और क्लोज इंटरवल को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कहीं पे कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पावर सेट की। हमारे पास क्या है पावर सेट। पावर सेट क्या चीज होती है, डेफिनेशन देखेंगे एक बार पावर सेट की। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, मान लिया हमारे पास कोई सेट है, उसके हमें क्या बनाने हैं, सबसेट बनाने हैं, छोटे छोटे ब्रेक कर देना है, उसको तोड़ देना है, छोटे छोटे उसके सबसेट्स बनाने हैं। उन सबसेट्स के कलेक्शन को हम कहते हैं पावर सेट। एग्जांपल देखेंगे यहां पे। मान लिया हमारे पास पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स ए सेट है हमारे पास, उसके अंदर एलिमेंट्स है बेटा 1 और 2। इसके हमें क्या बनाने हैं, सबसेट बनाने हैं। अब सबसेट बनाने का फॉर्मूला होता है बेटा 2 की पावर n। जितने भी एलिमेंट्स हो इसके अंदर 2 की पावर में रख दो। यहां पे कितने एलिमेंट्स है 2, तो 2 की पावर 2 कितने हो गए बेटा 4। तो 4 सबसेट हो सकते हैं इसके पॉसिबल। कैसे बनाएंगे, ए के जो सबसेट्स होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे हमारे सबसेट। एक तो अकेला 1 आ सकता है, अकेला 2 आ सकता है, और दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं, और तीसरी चौथा जो होगा वो क्या होगा हमारा नल सेट। या तो फाइव लिखो या खाली ब्रैकेट लिख दो। ये चीज मैंने बताई थी कि फाइव जो होता है वो क्या होता है, हर एक का सबसेट होता है। तो ये 4 पॉसिबल केस इसके हो सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैं क्या कह दूं आपको, ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स है बेटा 1 2 और 3। कितने एलिमेंट्स आ गए 3 एलिमेंट्स। तो कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं बेटा 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। अब इसके सबसेट आप खुद बना के देखो, 8 सबसेट बनेंगे। 8 नहीं बनते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, बना के देखना, ट्राई करना, कहीं पे कोई डाउट आता है तो मैं बैठा हूं। ठीक है, ए के सबसेट बना लेंगे हम यहाँ पे। अब बेटा इनके कलेक्शन को, जैसे यहाँ पे 1 और 2 के सबसेट बनाए थे हमें, इसको क्या करो, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इनके कलेक्शन को चारों के, उसको क्या कह देंगे हम पावर सेट। जितने भी किसी सेट के सबसेट बनते हैं उसके कलेक्शन को क्या बोल देंगे हम, पावर सेट बोल देंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। सबसेट्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं, पावर सेट। फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, हमें ये पता लगाने के लिए कि कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं। और दूसरी चीज 5 जो होता है सबका सबसेट होता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या है यूनिवर्सल सेट, ये होता है सबका गुरु। कैसे, A universal set is a set which has elements of all the related sets without any repetition of elements। मतलब यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर सभी सेट्स के एलिमेंट प्रेजेंट हो और उनके अंदर कोई भी रिपीटिशन ना हो, उसको क्या कहेंगे यूनिवर्सल सेट। एग्जांपल लेके चलते हैं आपके स्कूल का। आपका स्कूल है वो यूनिवर्सल सेट है, अलग अलग क्लास हैं वो क्या है उसके सेट्स हैं, उन सब के कलेक्शन को क्या कहेंगे हम यूनिवर्सल सेट। और दूसरा एग्जांपल,
ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स मान लिया क्या है 1 2 3। बी सेट्स मान लिया उसके अंदर क्या है 1 2 ए बी और सी। सी सेट एग्जांपल के तौर पे मान लिया 1 ए और 5, ये है। तो इन सब का अगर हमें यूनिवर्सल सेट बनाना हो कैसे बनेगा? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। अब यहां पे बेटा पहले सेट के सारे एलिमेंट लिख दो 1 2 3। बी के लिखेंगे सारे के सारे, ध्यान देंगे 1 और 2 यहां आ चुका तो रिपीटिशन नहीं होगी, 1 2 को नहीं लेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे ए कोमा बी कोमा सी। अब यहां पे 1 भी आ चुका, ए भी आ चुका, 5 रहता है तो 5 और लिख देंगे। तो ये क्या बन गया हमारा यूनिवर्सल सेट, मतलब इन सब का गुरु, ठीक है, मतलब सारे के सारे इसके क्या होंगे सबसेट होंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। कोई दिक्कत होगी यहां पे तो मुझे बताना। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल सेट के बाद ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपकी, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है बेटा। ऑपरेशंस ऑफ सेट दो तरीके के होते हैं हमारे सेट्स के ऊपर, कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं हम? एक तो होता है बेटा यूनियन ऑपरेशन। यूनियन का मतलब होता है ग्रुपिंग करना, समूह बनाना, इकट्ठा करना। जैसे मान लिया इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यू से। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए के और बी के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख दो और रिपीटिशन को क्या कर दो सिंगल टाइम ले लो, जैसे यूनिवर्सल सेट में किया था। उसी को कहते हैं यूनियन ऑफ टू सेट। एग्जांपल जैसे अभी मैंने ए यूनियन बी करना हो, जो ऊपर एग्जांपल लिया था ए और बी का यूनियन, तो यहाँ पे ए यूनियन बी के अंदर क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे वो समझो बेटा। पहले के सारे एलिमेंट्स लिख दो 1 2 और 3। यहाँ पे देखो 1 2 दोबारा आ गया तो उनको नहीं लेंगे, ए बी सी आया है तो इनको भी दोबारा क्या कर देंगे ए बी सी। तो ये हो गया हमारा यूनियन ऑफ ए एंड बी। दूसरी चीज होती है बेटा इंटरसेक्शन। क्या होती है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। मान लिया ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा यू, ये होगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? कॉमन एलिमेंट्स, जो भी कॉमन हमारी ऑब्जेक्ट्स होंगे इनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? दो सेट्स का इंटरसेक्शन। जैसे ए इंटरसेक्शन बी यहां पे निकाल रहा हूं मैं, तो एलिमेंट्स बताएंगे, आप सोचो इन दोनों में कॉमन कौन से हैं? 1 2 इधर भी है इधर भी है, तो दोनों में कॉमन है 1 और 2, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा? इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी ऑपरेशंस हमें क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इनके फॉर्मूलाज की। उससे पहले देखते हैं एक बार डिफरेंस ऑफ सेट क्या चीज होती है। डिफरेंस ऑफ सेट्स ध्यान से समझना बेटा। देखो मान लिया हमारे पास दो सेट है ए एंड बी, इनके अंदर एलिमेंट्स मान लेते हैं 1 2 3। बी के एलिमेंट्स मान लिए हमने 1 2 6। ठीक है, आपने लिखना है a माइनस बी। अगर पूछ ले a में से b के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे देखो 1 और 2 और 3 हैं। ठीक है, इसके एलिमेंट्स क्या हो गए? 1 2 3। इसके अंदर क्या है? 1 2 और 6। जो भी कॉमन एलिमेंट्स है ना दोनों में छोड़ दो। a 1 2 इसका छोड़ दिया, 1 2 इसका छोड़ दिया। a में से b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो a के अंदर एलिमेंट कौन सा बच गया? 3। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 3। 6 से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि ये बाद में है। ठीक है, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? 3। अगर मैं बोल दूं b माइनस ए, इसमें 1 2 है, 1 2 से 1 2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो b के अंदर क्या बच गया? ओनली 6। तो b माइनस ए क्या हो जाएगा? 6। तो कभी भी a माइनस बी नॉट इक्वल टू होगा b माइनस ए। a माइनस बी कभी भी इक्वल नहीं होगा b माइनस ए। अगर मान लिया इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है या फिर सारे के सारे कॉमन हैं, तब इक्वल हो सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू b माइनस ए। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी वेन डायग्राम की। ये चीज तो बहुत भयानक लगती है बच्चों को कि वेन डायग्राम कैसे बनते हैं, तो ध्यान से समझे वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम क्या करता है? हमारा यूनिवर्सल सेट होता है हमारा एक, ये रेक्टेंगल की फॉर्म में यूनिवर्सल सेट। ठीक है, वेन डायग्राम क्या करने के काम आता है बेटा? जो भी हमारे सेट्स होते हैं ना उनकी कंबाइंड प्रॉपर्टी का डायग्राम। ध्यान से समझो, डेफिनेशन देखो एक बार क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम्स। दो सेट हैं, उनकी आपस में रिलेशनशिप कैसी जोड़ी है, क्या उनके बीच में रिलेशन है, उसको हम क्या करते हैं? कि डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको क्या बोला जाता है? वेन डायग्राम बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे
अगर बेटा आपका दिल कर रहा है ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करने का, तो मान लिया ए सेट है हमारे पास, ये बी सेट है कोई, ये हमारा ए सेट है, बी सेट है, यूनियन निकालना है। यूनियन मतलब कुछ इनमें कॉमन भी हो सकते हैं एलिमेंट्स। यूनियन का मतलब होता है सभी के सभी, ये इस तरीके से, ये सारा क्या होगा इसका वेन डायग्राम ए यूनियन बी। अब अगर मान लो मैं बोल दूं इंटरसेक्शन बनाओ सर, ये ए सेट हो गया हमारा, ये बी सेट हो गया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों में कॉमन, ए और बी में कॉमन क्या है, ये पोर्शन कॉमन है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ये यूनिवर्सल सेट होता है, मतलब सभी के सभी इसके अंदर आएंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर डायग्राम। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, दो हमारे सेट्स के रिलेशन को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, वेन डायग्राम। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। आगे हम इसके एक्सरसाइजेज के अंदर देखेंगे वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इसके फॉर्मूले देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू किसके होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा बेटा। यहाँ पे अगर देखो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर दो सेट्स ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, नल। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी। अगर मान लिया ए इंटरसेक्शन बी नल नहीं है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये। अब अगर मान लिया हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना हो किसी दो एलिमेंट्स का, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी, ये इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो माइनस में एन ऑफ ए यूनियन बी। ये फॉर्मूला भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी तरीके से हमारा 3 का है। अगर मान लिया 3 सेट्स हों, 3 सेट हों, ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो ऐसे क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, माइनस क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, प्लस क्या कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होता है 3 सेट्स का फॉर्मूला। ये चीज भी आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या चीज होती है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। डेफिनेशन देखेंगे एक बार कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है हमारा, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन यूनिवर्सल सेट। मतलब वो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो होंगे वो एलिमेंट्स, बट नॉट कंटेन्ड इन सेट ए, वो सेट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जब समझ में आएगी आपको। यूनिवर्सल सेट मान लिया बेटा कोई है 1 2 3 4 5, हमारे पास ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, ठीक है। अब मैं बोल दूं कि इसका ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब ए डैश, ए के ऊपर डैश लगा देंगे तो वो होता है उसका कॉम्प्लीमेंट। मतलब उसने क्या कहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट आएंगे ना, वो यूनिवर्सल सेट के तो अंदर होंगे बट ए सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 इसमें है, इसमें भी है, तो 1 2 3 को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स बच गए यूनिवर्सल सेट में कौन से हैं, 4 और 5, तो ये क्या बन गया इसका कॉम्प्लीमेंट। तो अब यही बात कही थी मैंने कि जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो होंगे बट ए सेट के अंदर नहीं होंगे, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब थोड़े से लाज देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। ये हमारे कुछ लाज हैं जो हम इसमें सेट्स के अंदर देखेंगे। सबसे पहले क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, ए यूनियन बी हमेशा इक्वल होगा बी यूनियन ए के, सेम इंटरसेक्शन में होता है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसके होगा, बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे क्या है, अगर ए और बी का यूनियन है और उसको हम यूनियन करते हैं सी के साथ, तो सेम रिजल्ट आएगा, पहले बी यूनियन सी कर लो, बाद में ए के साथ यूनियन कर लो, रिजल्ट हमेशा इक्वल रहेगा, उसको कहेंगे एसोसिएटिव लॉ। सिमिलर होता है हमारा इंटरसेक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं हम आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या होता है, अगर मान लिया हमारे पास ए सेट है, उसका यूनियन ए सेट के साथ ही कर दें, तो दोनों का यूनियन हमेशा क्या आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स पॉसिबल नहीं है। और सिमिलर होता है हमारा इंटरसेक्शन में, दोनों के अंदर कॉमन क्या रहेंगे, दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स होंगे सेट्स के अंदर, तो आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। इसको कहेंगे हमें आइडेम्पोटेंट लॉ।
नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको हम कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे इकट्ठा, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में सिंबल क्या है यूनियन का, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, जैसे ए इंटरसेक्शन सी, ये इसके इक्वल होता है, ये लिखना आ गया होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सिंबल बीच में, फिर ए इंटरसेक्शन विद सी, तो इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आई होप ये आपको सेट्स का जो बेसिक था वो क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, और जो थोड़ी बहुत बेसिक कोई चीज़ बची होगी तो वो हम अपने एग्जाम क्वेश्चन करते टाइम अपने कवर कर लेंगे। इसको अच्छे से एक बार वीडियो को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, सभी पॉइंट्स क्लियर कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। डेफिनेशन मैंने आपके सामने इसीलिए दिखाई थी कि डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाए। कई बार एग्जाम्स में डेफिनेशन भी पूछ लेता है कि हमारा यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन बताओ 1 नंबर में, तो आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। कहीं पे कोई डाउट आता है तो मैं हूँ, कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी हैं 11th क्लास में या 10th क्लास के जो भी हैं 12th में आएंगे वो इस चैनल को जरूर फॉलो करें। आपकी मैं हेल्प करूँगा, आप मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स।